हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एनीमिया के लिए, सोरियासिस के लिए, ब्लीडिंग गम्स के लिए, स्टमक अल्सर्स और हाइपरथायराइडिज्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेट्रम म्यूर 200। नेट्रम म्यूर 200 को किन बीमारियों में आपको यूज़ करना है, उसके गाइडिंग इंडिकेशंस क्या क्या हैं, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में कि किन बीमारियों में आप नेट्रम म्यूर को ले सकते हैं। पहला सिम्टम है एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एनीमिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं। अगर आपको फटीग एंड वीकनेस रहता है, बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होती है और कमज़ोरी लगती है, तो ये एक वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है आपको आपके हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में के साइंस हैं ये। पेल स्किन रहता है। द स्किन गम्स एंड नेल बेड्स में अपीयर पेलर दैन यूजुअल। जो ये नेल बेड होते हैं, नेल बेड यानी कि ये जो होते हैं इसका नेल का बेड ये होता है, इसमें अगर आपको पेलर महसूस होता है, पेल कलर का होता है, रेड नहीं लग रहा है, और स्किन और गम्स भी अगर पेल लग रहे हैं तो आपको हीमोग्लोबिन के लिए चेकअप कराना चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, यानी कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि स्पेशली अगर आप जो है कोई थोड़ा सा भी स्लाइट काम कर रहे हैं तो वो फिजिकल एक्टिविटी के बाद में या फिर उसके करते समय आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। उसके बाद है डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस। डिजीनेस यानी कि दिस कैन अकर ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी रहती है तो बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, तो ये भी एक साइन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। उसके बाद है हेडेक। हेडेक कैन बी अ कॉमन सिम्टम स्पेशली इन सीवियर केसेस। बहुत ज़्यादा अगर सीवियर एनीमिया रहेगा, ब्लड की कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा ब्लड हीमोग्लोबिन डाउन रहेगा तो उसमें बहुत सीवियर हेडेक होता है। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो कैन कॉज दिस। तो हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो। फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, टैकीकार्डिया, द हार्ट में वर्क हार्डर टू कंपेंसेट फॉर लो ऑक्सीजन लेवल्स। मतलब कि अपने ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, जिसको कि कंपेंसेट करना पड़ता है अपने बॉडी को जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ब्लड में हार्ट के थ्रू और लंग्स के थ्रू ही जाता है। तो हार्ट जब उसको ज़्यादा पंप करेगा ब्लड तो ही वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन में ही रहती है, और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली पूरे बॉडी में नहीं होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। टैकीकार्डिया इसलिए होता है, हार्ट बीट इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट सिम्टम है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स कैन अकर ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन टू द ब्रेन। तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्रेन का वो नहीं हो पाता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में ब्रेन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस है या फिर थिंकिंग प्रोसेस है वो सब में कमी आ जाती है। कोई चीज़ सीखने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेट भी स्टडी में नहीं कर पाता या किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट सिम्टम है एप्थे। एप्थे यानी कि माउथ अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव है। एरिथमिया के लिए बहुत इफेक्टिव है। एरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, ऐसे ही एरिथमिया में जो है टैकीकार्डिया होता है और एक ब्रैडीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज्ड हार्ट बीट, और ब्रैडीकार्डिया यानी कि लो हार्ट बीट जो है लो रहता है।
एस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव है। एस्थमा में जो ब्रोंकियल जो एयर पैसेजेस होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। नैरो होने की वजह से जो है सांस लेने में डिफ़िकल्टी आती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अस्थमा के क्या क्या सिम्टम्स हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अस्थमैटिक जो ब्रोंकियोल है, यानी कि जो एयर पैसेजेस है वो कितना नैरो है, और जो नॉर्मल ब्रोंकियोल है, नॉर्मल जो एयर पैसेज है वो कितना चौड़ा है, जिसमें कि एयर आसानी से आ जा सकता है। तो जो अस्थमैटिक ब्रोंकियोल होता है वो नैरो होने की वजह से, एयर पैसेजेस नैरो हो जाने की वजह से, पतला हो जाने की वजह से सांस जो है बराबर से आता जाता नहीं है। एयर जो है उसको आने जाने में प्रॉब्लम होती है लंग्स में, इसीलिए सांस फूलने लगता है। आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कॉमन सिम्टम्स है डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। वीजिंग साउंड बहुत ज़्यादा आता है। चेस्ट में अगर स्टेथोस्कोप रखेंगे तो वीजिंग साउंड आता है, या फिर स्टेथो नहीं भी रखेंगे तो भी कान लगाएंगे तो वीजिंग साउंड सुनाई देता है। कॉफिंग, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है। चेस्ट टाइटनेस रहता है, चेस्ट ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। लैक ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी में बहुत कमी रहती है। सीवियर सिम्टम्स में जो रहता है वो लिप्स जो होता है वो ब्लू हो जाता है, क्योंकि बताया था कि मैंने ऑक्सीजन लेवल कम होता है इसलिए लिप्स ब्लू हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, मतलब बात करने भी नहीं होता है सीवियर सिम्टम्स में, कि पेशेंट जो है वो बात भी नहीं कर पाता है। डिस्ट्रेस्ड फ्रॉम ट्राइंग टू ब्रीथ, बहुत डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। अगर वो ब्रीथ करने की कोशिश करता है तो सांस लेने में उसे बहुत डिफ़िकल्टी आती है। सम कॉमन कॉजेज़ एंड ट्रिगर्स दैट एवरीवन शुड नो, जो कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से अस्थमा जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है, उसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं। पोल्यूशन, जो आजकल एयर पोल्यूशन बहुत होता है, डस्ट बहुत उड़ते रहता है, तो ये इसकी वजह से जो है अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। स्मोकिंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें भी अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिकली ये बहुत ज़्यादा ये हेरिडिटरी होता है, यानी कि अगर मदर को है तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, पिता को है तो भी बच्चे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेट्स यानी कि जो हम पेट्स पालते हैं, कुछ लोग पेट्स पालते हैं तो जिनके पेट्स के हेयर वगैरह जो गिरते रहते हैं तो वो इनहेल करते हैं, उनका जो लंग्स होता है एयर पैसेजेस के थ्रू लंग्स में इनहेल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउस होल्ड केमिकल्स, यानी कि जैसे हम बघार वगैरह करते हैं, तड़का लगाते हैं, तो वो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है ट्रिगर हो जाता है अस्थमा, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, एयर पैसेजेस नैरो हो जाता है। डस्ट, जैसा कि मैंने बताया था, पोल्यूशन की वजह से डस्ट वगैरह जो होता है, जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उसमें स्मोक बाहर निकलता है, डस्ट निकलता है, तो डस्ट जो रहता है कंस्ट्रक्शंस का भी जहाँ। नेक्स्ट सिम्टम है कोलाइटिस यानी कि बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस होने लगता है। डिप्रेशन, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है नेट्रोम्यूर 200। डिस्पैरेयूनिया के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको डिस्कम्फर्ट फीलिंग होता है ड्यूरिंग रिलेशन, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है नेट्रोम्यूर। एक्जिमा के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक्जिमा एक स्किन कंडीशन होता है जिसमें कि स्किन रेडनेस, इचीनेस और जो है रैशेस हो जाते हैं। फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है। गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्टमक में सूजन आ जाती है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है नेट्रोम्यूर। गॉइटर के लिए बहुत इफेक्टिव है। गॉइटर यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो उसका साइज जो है बढ़ जाता है, तो थायराइड ग्लैंड के साइज बढ़ने की वजह से जो है नेक में स्वेलिंग आ जाती है। और ग्रेव्स डिजीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है। ग्रेव्स डिजीज़ जो है हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के ग्रेव्स डिजीज़ के क्या सिम्टम हैं इस वीडियो में जानते हैं। सिम्टम्स ऑफ ग्रेव डिजीज़ क्या हैं? ग्रेव्स डिजीज़ इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म विच कॉज द फॉलोइंग सिम्टम्स। ग्रेव्स डिजीज़ जो है मोस्ट कॉमन कॉज किसका है? हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? रैपिड हार्ट बीट होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड एपेटाइट होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, फिर भी वेट लॉस होते रहता है। फीलिंग शेकी एंड नर्वस, तो बहुत ज़्यादा शरीर में कपी सी महसूस होती है और नर्वस हो जाता है पेशेंट। डायरिया एंड फॉर मोर फ्रीक्वेंट
बॉवेल मूवमेंट्स, मतलब कि डायरिया जुलाब हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी उनको स्टूल पास करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट सिम्टम है हेडेक। सिर दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है नैट्रोम्यूर। हर्पीस के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिसे हिंदी में नागिन कहते हैं। हर्पीस जोस्टर के लिए बहुत इफेक्टिव है। हर्पीस जोस्टर जो होता है वो हर्पीस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन के कांटेक्ट में आ जाने से हर्पीस हो जाता है। हाइपरटेंशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इफेक्टिव है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिसमें कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है और ब्लोटिंग होता है, यानी गैस बहुत बनता है। इंसोम्निया के लिए बहुत इफेक्टिव है, यानी कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है नैट्रोम्यूर 200। लम्बैगो के लिए बहुत इफेक्टिव है। लम्बैगो यानी कि लोअर बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है नैट्रोम्यूर 200। आप इसको लेने के साथ साथ इस वीडियो में दिखाया जा रहा है इन एक्सरसाइजेस को भी करिए, तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट सिम्टम है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी यानी कि जिन लोगों को कैंसर हुआ रहता है उनको अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, मतलब कि उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, उनके सिम्टम्स को बेटर फील करता है नैट्रोम्यूर 200। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम नर्व्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से नर्व्स अफेक्शन हो जाता है और बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नेफ्राइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि अपने ही बॉडी का इम्यून सिस्टम किडनी को अटैक करता है, जिसमें कि किडनी टिश्यूज़ जो है में किडनी में सूजन आ जाती है। पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्टमक अल्सर में जो है पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, गैस बहुत बनता है, डार्क ब्लड जो होता है वो स्टूल में पास होता है, वॉमिटिंग रहता है, वेट लॉस होता है और एपेटाइट जो है, उनकी जो भूख होती है वो चेंज हो जाती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को मेंसेस के आने के पहले जो है सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सीवियर हेडेक है या फिर उनके लोअर बैक पेन होता है या लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो उसके लिए नैट्रोम्यूर 200 लेना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव है नैट्रोम्यूर 200। सोरियासिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। सोरियासिस यानी कि स्किन जो होता है वो स्केली वाइट हो जाता है। कॉमनली ये स्कैल्प में, एल्बो एंड नीज पर पाया जाता है। सियाटिका के लिए बहुत इफेक्टिव है। सियाटिक नर्व जो है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोअर बैक से पेन स्टार्ट होते होते नीचे तक पूरा लेग तक जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं और जो सियाटिक पेन है वो बहुत सीवियर रहता है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करना चाहिए। तो सियाटिका की क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने पिछले वीडियो में दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। स्टोमेटाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, यानी कि माउथ जो है, माउथ अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो कि विटामिन बी डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से माउथ अल्सर हो जाता है। एसिडिटी की वजह से भी जो है माउथ अल्सर होता है, तो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल ले सकते हैं, आयरन की कैप्सूल ले सकते हैं इस मेडिसिन के साथ साथ, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुसाइडल स्टेट्स के लिए बहुत, यानी कि जो लोग सुसाइड बहुत जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है नैट्रोम्यूर 200। टीनिया के लिए इफेक्टिव है। टीनिया यानी कि रिंग वर्म, दाद के लिए बहुत इफेक्टिव है। अर्टिकेरिया के लिए इफेक्टिव है। अर्टिकेरिया यानी कि जब मच्छर काट लेता है तो उस जगह पे जो होता है वो रेडनेस हो जाती है, ईचिंग बहुत होता है और चकत्ता फॉर्म हो जाता है, उभरा हुआ हो जाती है, उभार आ जाता है। तो अर्टिकेरिया के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि पित्त बोलते हैं कभी कभी कि पित्त हो गया है, पित्त उभर आया है, तो स्किन में जो एसिडिटी की वजह से भी जो है अर्टिकेरिया होता है, पित्त हो जाता है, तो नैट्रोम्यूर ज़रूर लेना चाहिए। वजाइनाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। वजाइनाइटिस यानी कि वजाइना में सूजन आ जाता है,
जिसकी वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए इसके लिए भी आप नेट्रोम्यूर 200 ले सकते हैं। नेट्रोम्यूर गिव्स बेस्ट रिजल्ट इन कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है नेट्रोम्यूर। इफ फेरम फेल्स टू क्योर एन एलर्जी टू एग, डोंट फॉरगेट नेट्रोम्यूर। इट मे नॉट ओनली क्योर एलर्जी बट द होल केस। मतलब अगर जो है फेरमेट आपने दिया है जिन लोगों को एलर्जी हो रही है एग खाने से, तो अगर वो फेरमेट लेके उनको क्योर नहीं हो रहा है तो आप नेट्रोम्यूर ज़रूर दीजिए। नेट्रोम्यूर लेने से उनकी एलर्जी क्योर ही नहीं होगी बल्कि पूरा केस उनका क्योर हो जाएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में जानते हैं कि किस जो है वजह से कंप्लेंट स्टार्ट होते हैं। पहला है डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, एंगर, फ्राइट, वेक्सेशन, मॉर्टिफिकेशन और रिजर्व्ड फ्लूइड्स। डिसअपॉइंटमेंट, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के और वो सप्रेस्ड हो जाता है माइंड में, बॉडी में, तो वो उसकी वजह से कंप्लेंट्स आते हैं। तो इसके लिए आप नेट्रोम्यूर ले सकते हैं। ग्रीफ के लिए, जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और अपने दुख को अंदर दबा लेते हैं, तो उसके लिए उसके बाद उनके जो कंप्लेंट्स आते हैं, वो फिज़िकली जो कंप्लेंट्स आते हैं वो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है नेट्रोम्यूर। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्राइट, बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी चीज़ से, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। मॉर्टिफिकेशन और रिजर्व्ड फ्लूइड्स, मॉर्टिफिकेशन यानी कि शेमफुल कंडीशन जैसे है उनके लिए, शर्मिंदगी वाला कुछ उन्होंने किया होता है और फिर वो उसको सप्रेस हो जाता है, तो उसको अंदर ही अंदर वो फील करते रहते हैं शर्मिंदगी को, तो उसकी वजह से उनके जो कंप्लेंट्स आते हैं उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है नेट्रोम्यूर। प्रोफ्यूज मेंसेस, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है पीरियड्स में, तो उससे उससे जो होता है वो बॉडी में कंप्लेंट्स आते हैं, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है अपना नेट्रोम्यूर 200। सेक्सुअल एक्सेस, मास्टरबेशन, जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड रहते हैं और मास्टरबेट करते रहते हैं और उसके बाद उनको जो कंप्लेंट्स आते हैं, जो फिजिकली उनको प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है नेट्रोम्यूर 200। इंजुरी टू हेड, सिर में अगर मार लग गई है उसके बाद कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है नेट्रोम्यूर। क्विनिन के लिए बहुत एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट होता है क्विनिन, जिसको लेने के बाद अगर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नेट्रोम्यूर 200 ले सकते हैं। लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक जो है एक प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि वॉर्ड्स, मस्से और ट्यूमर को जलाने के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो आप नेट्रोम्यूर 200 ज़रूर लीजिएगा। ब्रेड, फैट, वाइन, एसिड फूड खाने से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ब्रेड ज़्यादा जो लोग खाते हैं, मैदे की बनी हुई ब्रेड, फैटी फूड खाते हैं, ऑयली फैटी फूड जो है खाते हैं, ऑयली फूड वगैरह, वाइन जो लोग लेते हैं, एसिड फूड यानी कि जो फूड जो है एसिड क्रिएट करता है, जैसे कि अपना ऑयली फूड है एसिड क्रिएट करता है, या फिर जो है सुबह की चाय, वेट टी ले लेते हैं, खाली पेट चाय लेते हैं, तो ये सब चीज़ें एसिडिटी क्रिएट करती हैं। तो इसके बाद अगर आपकी कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो आप नेट्रोम्यूर ज़रूर लीजिए। सॉल्ट अगर जो है ज़्यादा लेते हैं तो उसके बाद अगर कंप्लेंट्स आते हैं तो आप नेट्रोम्यूर लीजिए। कॉटरी विद सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर, जैसा कि मैंने बताया कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें वॉर्ड्स और जो समस्या होता है और ट्यूमर होता है उसको गलाने के लिए, जलाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जिसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नेट्रोम्यूर ज़रूर लीजिएगा। एंटीडोट, वैसे तो होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप इसे एंटीडोट कर सकते हैं। आर्सेनिक, कैम्फर, नाइट्री स्पिरिटस डसिस लेकर, नक्स वोमिका लेकर और फॉस्फोरस लेकर। और नेट्रोम्यूर किसे एंटीडोट करता है? एपिस मेलिफिका को एंटीडोट करता है, आर्जेंटम नाइट्रिकम को एंटीडोट करता है। आइए जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो ड्राइनेस ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम, वजाइना एक्सेट्रा। तो माउथ होता है, थ्रोट और रेक्टम में जो है, वजाइना में ड्राइनेस बहुत होता है, और थिक वाइट और क्लीन वाटरी एल्ब्यूमिनस एंड एक्रिड डिस्चार्जेस। तो थिक वाइट जो होता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है इन जगहों से, रेक्टम से, वजाइना से, तो स्टिकी डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, एक्रिड होता है, जो कि पार्ट जो होता है बर्न होने लगता है।
एक्रीट का मतलब होता है कि जब वहाँ से रेक्टम या वजाइना से डिस्चार्ज होता है तो उसके जो सराउंडिंग पार्ट्स होते हैं वो बर्न होने लगते हैं, रेड हो जाता है, जलने लगता है। ग्रेट इमैशिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, स्पेशली थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन। तो बहुत ज़्यादा जो होता है शरीर का मांस जो होता है वो गलता है, वो बहुत अच्छी तरीके से खाता है, उसके बावजूद जो होता है वो बॉडी का मांस होता है, मसल होता है, वो वेस्टिंग होता है, यानी कि जो गलने लगता है। स्पेशली थ्रोट एंड नेक का मसल्स जो होता है वो गलता है, स्पेशली बच्चों में पाया जाता है ये। एब्डोमेन इमैशिएट्स रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स। समर में जैसे कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आता है, डायरिया हो जाता है, तो उसमें जो होता है वो एब्डोमेन जो होता है वो इमैशिएट होने लगता है, मतलब कि मांस जो है एब्डोमेन का, पेट का मांस गलने लगता है बहुत जल्दी। ग्रेट डेबिलिटी, मोस्ट वीकनेस फेल्ट इन मॉर्निंग इन बेड, ग्रेट वीकनेस एंड वेरीनेस। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है मॉर्निंग में, सबसे ज़्यादा जब वो बेड पर से उठता है, सो करके उठता है, उस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस उसे महसूस होती है, कमज़ोरी लगती है। ग्रेट वीकनेस एंड वेरीनेस, जैसा कि बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा उसे कमज़ोरी लगती है, थकान महसूस होता है, मतलब सोने के बाद भी उसे थकान महसूस होता है। नमनेस ऑफ वन साइड और पार्ट्स लेन ऑन, मतलब एक साइड का जो पार्ट होता है वो सुन्न हो जाता है, जिस साइड में वो लेटता है वो साइड का पार्ट भी सुन्न हो जाता है। पैरालिसिस, फिंगर्स और पार्ट्स सीम टू शॉर्ट। पैरालिसिस फिंगर्स में महसूस होता है और जो होता है पार्ट्स जो है ऐसा लगता है कि शॉर्ट हो गया है। ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है उसको कोल्ड, जैसे कि कोल्ड एनवायरनमेंट में गया या फिर कोल्ड ड्रिंक, उसने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइस कोई चीज़ आइस खा लिया, ठंडी चीज़ें खाने से या ठंडी चीज़ें पीने से उसको बहुत जल्दी सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो बहुत उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी कोल्ड अपने अंदर ले लेता है। पेन एट नाइट टेक्स अवे द ब्रीथ एंड सीम ऑलमोस्ट टू कॉज पैरालिसिस। नाइट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जिसकी वजह से उसको सांस रुक जाती है और सीम ऑलमोस्ट टू कॉज पैरालिसिस, उसे ऐसा लगता है कि बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगा। आइए इसके जनरल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं नैट्रम म्यूर के। प्रोलॉन्ग्ड टेकिंग ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट कॉजेज प्रोफाउंड न्यूट्रिटिव चेंजेस टू टेक प्लेस इन द सिस्टम। तो जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल चेंजेस बॉडी में होता है, और जो है देयर अराइज नॉट ओनली द सिम्टम ऑफ सॉल्ट रिटेंशन एज एविडेंस्ड बाय ड्रॉप्सीज एंड एडिमास, बट ऑल्सो एन ऑल्टरेशन इन द ब्लड कॉजिंग अ कंडीशन ऑफ एनीमिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब कि न्यूट्रिशनल चेंजेस तो होता ही है, उसकी वजह से जो सॉल्ट रिटेंशन, सॉल्ट जब बॉडी में एक्सेसिव लेने की वजह से सॉल्ट बॉडी में जमा होने लगता है। जब बॉडी में सॉल्ट जमा होता है तो अपना जो बॉडी होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना ज़्यादा शुरू करता है, क्योंकि सॉल्ट अंदर बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी जो है वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, जिसकी वजह से ड्रॉप्सीज एंड एडिमास होता है, बॉडी में सूजन आने लगता है, पैरों में सूजन आना शुरू होता है, और जो होता है वो ब्लड में भी जो है चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो जाता है, या फिर ब्लड जो है WBC काउंट जो है वो बढ़ जाते हैं। हेड सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। थ्रॉप्स, ब्लाइंडिंग हेडेक, मतलब बहुत ही सीवियर जो है हेडेक होता है, माइग्रेन हो जाता है, आधा सर दर्द होता है। एक्स एज इफ 1000 लिटिल हैमर्स वर नॉकिंग ऑन द ब्रेन इन द मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग, मतलब ऐसा सीवियर हेडेक होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे हथौड़े सिर पर मारे जा रहे हैं ब्रेन में। मॉर्निंग में, सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में उठने पर, बेड पर से जब उठते हैं तब सो कर के उठते हैं, उस समय ये ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस होता है। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पीरियड्स के बाद में ऐसा महसूस हो सकता है, हेड सीवियर हेडेक हो सकता है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सनराइज मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सीवियर हेडेक रहता है। फील्स टू लार्ज, ऐसा महसूस होता है कि हेड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। क्रॉनिक हेडेक, सेमीलेटरल कंजेस्टिव फ्रॉम सनराइज टू सनसेट विद पेल फेस, नॉशिया, वॉमिटिंग, पीरियोडिकल फ्रॉम आई स्ट्रेन एंड मेंस्ट्रुअल। तो जो क्रॉनिक हेडेक है, जो बहुत लंबे समय से सीवियर हेडेक हो रहा है, वो आधा सिर दर्द होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये माइग्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो हाफ सिर,
आधा सर दर्द होता है उसमें, और कंजेस्टिव टाइप का होता है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक सीवियर हेडेक रहेगा, आधा सर दर्द विद पेल फेस, साथ ही जो फेस है वो पेलनेस उसमें रहता है, पीला पड़ जाता है, नौशिया वॉमिटिंग भी रहता है, ये पीरियोडिकल होता है, और जो है फ्रॉम आई स्ट्रेन की वजह से भी सीवियर हेडेक हो सकता है, मेंस्ट्रुअल के दौरान, मेंसेस के दौरान भी सीवियर हेडेक हो सकता है। आइए जानते हैं इसके आइज सिम्टम्स के बारे में। आइज के क्या क्या सिम्टम है जिसमें आप इसे नैट्रम म्यूर को ले सकते हैं। आइज फील ब्रूइज्ड विद हेडेक इन स्कूल चिल्ड्रन, मतलब आइज में जो है बहुत थकान महसूस होती है, आई स्ट्रेन होता है, और सीवियर हेडेक जो होता है वो स्कूल चिल्ड्रन में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है उन लोगों को, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आई लिड्स हैवी हो जाता है, मसल्स वीक एंड स्टिफ, जो आई मसल्स होते हैं, आइज के मसल्स होते हैं वो वीक और स्टिफ हो जाता है। कॉफिंग के वजह से भी आई स्ट्रेन होने लगता है। एस्थेनोपिया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ इंटरनल रेक्टाई मसल्स, तो जो आई मसल्स होते हैं, रेक्टाई मसल्स जो होते हैं इंटरनल आईज के अंदर के जो मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा आई स्ट्रेन होता है। ये सिम्टम आपको जेलसेमियम और क्यूप्रम मेटालिकम में भी मिलेगा, तो आप इसको भी इसके साथ ले सकते हैं। नोज़ में क्या क्या सिम्टम होते हैं कि कोल्ड वगैरह में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। वॉयलेंट फ्लुएंट कोराइजा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट कोराइजा यानी कि बहुत ही वाटरी जो होता है वो कोराइजा होता है, सर्दी होती है, नाक से पानी बहुत ज़्यादा गिरता है। लास्टिंग फ्रॉम 1 to 3 days, मतलब जो 3 दिन तक वो रहता ही है फ्लुएंट कोराइजा, वाटरी कोराइजा। देन चेंजिंग इनटू स्टॉपेज ऑफ नोज मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्ट, मतलब बाद में जो है ये जब स्टॉप होता है वाटरी कोराइजा तब उसके बाद में नोज ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। डिस्चार्ज थिन एंड वाटरी होगा डिस्चार्ज, जैसा कि मैंने बताया कि 1 to 3 days तक थिन वाटरी होगा डिस्चार्ज, उसके बाद में नोज ब्लॉक होगा। लाइक रॉ वाइट ऑफ एग, तो स्टिकी भी होता है, साथ ही वो स्टिकी भी होता है एग के जैसा, वाइट स्टिकी होगा। वायलेंट स्नीजिंग कोराइजा, साथ ही बहुत ज़्यादा छींके भी आएंगी। इनफॉलिबल फॉर स्टॉपिंग अ कोल्ड कमेंसिंग विद स्नीजिंग, जैसा कि मैंने बताया कि विदाउट फेल स्टॉपिंग अ कोल्ड, मतलब जो कोल्ड वो स्टॉप होने के बाद में स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है। यूज़ 30th पोटेंसी, तो इस कंडीशन में जैसे कि आपका नोज़ ब्लॉक हो रहा है या फिर वाटरी कोराइजा के बाद आपको नोज़ ब्लॉक हो रहा है, तो आप उसे 30th पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्मेल भी इसमें होता है, क्योंकि नोज़ ब्लॉक रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको स्मेल भी नहीं आएगा। आइए जानते हैं माउथ सिम्टम्स के बारे में कि माउथ में आपको क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। स्कॉर्ब्यूटिक गम्स, यानी कि जो गम्स होते हैं वो ब्लीडिंग वहाँ से होता है, और साथ ही उसमें सूजन आ जाता है विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसके साथ ही आप विटामिन सी ज़रूर लीजिए, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ब्लीडिंग गम्स और सूजन जो गम्स में आती है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। नमनेस टिंगलिंग ऑफ टंग लिप्स एंड नोज़, तो जो सूजन सुन्न हो जाता है, टंग लिप्स और जो नोज़ होते हैं वो सुन्न हो जाता है, और साथ ही उसमें झंझनाहट सी महसूस होती है। वेसिकल्स एंड बर्निंग ऑन टंग एज इफ देयर वॉज अ हेयर ऑन इट, तो सिस्ट जो होता है वो टंग पर आ जाता है, फॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से बर्न होने लगता है टंग में, जैसे कि हेयर आपको महसूस होता है कि हेयर आ गया है टंग पे। इरप्शंस भी अराउंड द माउथ, मतलब कि जो इरप्शंस होते हैं तो माउथ के चारों तरफ जो है आपके इरप्शंस आ जाएगा, मतलब कि जो उठा हुआ पोर्शन रहेगा या फिर जिसकी वजह से इरप्शंस ईचिंग होगा बहुत ज़्यादा। वेसिकल्स लाइक पर्ल ऑन द लिप्स, तो जो सिस्ट फॉर्म हो जाता है लिप्स के ऊपर, जो कि पर्ल्स के जैसा दिखता है। लिप्स एंड कॉर्नर्स ऑफ माउथ ड्राई अल्सरेटेड क्रैक्ड, तो लिप्स और जो ये कॉर्नर्स जो माउथ के होते हैं यहाँ ये जो है ड्राई होता है, अल्सरेटेड हो जाएगा और क्रैक्ड हो जाएगा। ड्राइनेस की वजह से ही क्रैक होता है वहाँ पर, तो नैट्रम म्यूर ज़रूर लेना चाहिए इसके लिए। स्टमक कंप्लेंट्स के बारे में जानते हैं। हंग्री येट लूज फ्लैश, तो बहुत ज़्यादा उसे भूख होती है लेकिन फिर भी उसके शरीर का मांस गलता है, वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। आयोडम का भी यही सिम्टम है,
हार्ट बर्न विद पाल्पिटेशन, मतलब एसिडिटी सीवियर होती है, साथ ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अनक्वेंचेबल थर्स्ट, स्वेट्स वाइल ईटिंग, क्रेविंग फॉर सॉल्ट, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है खाना खाते समय। क्रेविंग फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग रहती है। आइए जानते हैं रेक्टल सिम्टम्स के बारे में कि रेक्टम में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। बर्निंग पेन एंड स्टिचिंग आफ्टर स्टूल, तो बहुत ज़्यादा सीवियर बर्निंग पेन होता है और सुई जैसा चुभन होता है स्टूल पास करने के बाद। एनस कॉन्ट्रैक्टेड होता है। टॉन ब्लीडिंग, यानी कि एनस के जो चारों तरफ की जो स्किन होती है वो फट जाती है और ब्लीडिंग होता है। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल ड्राई क्रम्बलिंग, तो मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है जिसमें स्टूल जो होता है वो ड्राई होता है और स्मॉल पीसेज में बाहर निकलता है, पेनलेस रहता है उस समय। फीमेल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। मेंसेस इरेगुलर, यूजुअली प्रोफ्यूज, वजाइना ड्राई, ल्यूकोरिया, एक्रिड, वाटरी। मेंसेस इरेगुलर रहेगा, बराबर टाइम पर नहीं आता है और जब भी आता है तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, प्रोफ्यूज रहता है। वजाइना ड्राई रहता है। ल्यूकोरिया जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है, वाटरी होता है, जिसकी वजह से जो उसकी चारों तरफ की जो स्किन होती है वो बर्न हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। आइए जानते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में कि क्या इसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स होते हैं। नैट्रम म्यूर के कॉफ विद बर्स्टिंग पेन इन हेड, खांसी के साथ साथ जो हेड में सीवियर पेन होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली ऑन गोइंग अपस्टेयर्स, तो जो है ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में सांस फूलने लगता है जब सीढ़ियाँ चढ़ता है। वूपिंग कॉफ विद फ्लो ऑफ टीयर्स विद कॉफ, तो वूपिंग कॉफ यानी काली खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है, साथ ही आंखों से पानी बहुत ज़्यादा गिरता है और खांसी बहुत आती है। काली खांसी, वूपिंग कॉफ के क्या सिम्टम्स हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। वूपिंग कॉफ के क्या सिम्टम्स हैं। अर्ली सिम्टम्स में इंक्लूड स्लाइट फीवर, माइल्ड और ओकेजनल कॉफिंग, बहुत लो ग्रेड फीवर रहेगा और माइल्ड कभी कभी जो है कॉफिंग खांसी आएगी और कभी कभी ही आती है। रनी नोज रहता है, यानी कि बहुत थोड़ा सर्दी रहेगा। अ पॉज इन ब्रीदिंग इन बेबीज़, तो बेबीज़ में जो है वो सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। आफ्टर द फर्स्ट और सेकेंड वीक सिम्टम्स में इंक्लूड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वीक के बाद क्या सिम्टम्स रहेंगे बॉडी में। प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड वॉयलेंट कॉफिंग एपिसोड, मतलब बहुत लंबे समय तक खांसी आएगी। वूपिंग साउंड्स व्हेन इनहेलिंग, जब वो सांस अंदर लेगा तो वूपिंग साउंड आएगा। वॉमिटिंग रहेगा। एग्जॉशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड कॉफिंग, और लंबे समय तक खांसने की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होगी। वूपिंग साउंड कैसा होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सट्रीमिटी सिम्टम्स के बारे में कि बैक में और लेग में कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। पेन इन बैक विद डिज़ायर फॉर सम फर्म सपोर्ट, तो इतना सीवियर पेन रहता है लोअर बैक में कि उसको एक फर्म सपोर्ट लगता है। रस्टॉक्स और सीपिया में भी ऐसे ही सिम्टम्स रहते हैं, तो आप इसे भी साथ में ले सकते हैं। नमनेस एंड टिंगलिंग इन फिंगर्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होता है मतलब लोअर लेग्स होता है और फिंगर्स होते हैं, उसमें जो है सुन्न पड़ जाता है और झंझनाहट सी महसूस होती है। एंकल्स वीक एंड टर्न ईजिली, एंकल इतना वीक रहता है कि वो ईजिली टर्न हो जाता है। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग, जो काफ मसल्स होते हैं उनमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीवियर पेन रहता है। कॉस्टिकम भी इसके लिए लिया जा सकता है। क्रैकिंग इन जॉइंट्स ऑन मोशन, तो जब चलते हैं, चलते समय जो होता है वो जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। कोल्डनेस ऑफ लेग्स विद कंजेशन ऑफ हेड, चेस्ट एंड स्टमक, तो लेग्स जो होते हैं और हेड, चेस्ट और स्टमक में कंजेशन होता है और लेग्स जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा उसको टच करेंगे तो ठंडा लगेगा और साथ ही जो हेड, चेस्ट और स्टमक में कंजेशन फीलिंग होता है। स्किन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि स्किन के कौन से कंप्लेंट्स हैं जिसमें आप इसे ले सकते हैं। ग्रीजी, ऑयली, स्पेशली ऑन हेयरी पार्ट्स, तो स्किन जो होता है वो ऑयली महसूस होगा, ग्रीजी लगेगा, जैसे कि बहुत ऑयल लगा लिया है इस तरीके से लगेगा हेयरी पार्ट्स में। ड्राई इरप्शंस स्पेशली ऑन मार्जिन ऑफ हेयरी स्काल्प एंड बेंड्स ऑफ जॉइंट्स, तो इरप्शंस जो होते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है, हेयरी स्काल्प में, स्काल्प के मार्जिन में पाया जाता है,
बेंड्स ऑफ जॉइंट्स, फीवर के दौरान जो है ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाता है लिप्स पे, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अर्टिकेरिया, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे पित्त बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है जिसकी वजह से जो है रेडनेस और मच्छर काट लेता है, उस तरीके से रेडनेस हो जाता है और उभार आ जाती है, चकत्ते फॉर्म हो जाते हैं स्किन पर, इचिंग और बर्न बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है नाट्रोम्यूर। क्रस्टी इरप्शंस इन बेंड्स ऑफ लिम्स, मार्जिन ऑफ स्काल्प, बिहाइंड ईयर्स, जो होता है वाइट स्केली इरप्शंस हो जाता है वो लिम्स के पीछे के भाग में, बेंड्स में, जैसे कि एल्बो में और नी के पीछे के भाग में, और स्कैल्प के मार्जिन में, बिहाइंड ईयर्स, कान के पीछे, ऐसे इरप्शंस अगर फॉर्म हुए हैं वाइट स्केली इरप्शंस, तो आपको नाट्रोम्यूर ज़रूर लेना चाहिए। कॉस्टिकम भी इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे भी ज़रूर लीजिएगा। वॉर्ड्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड, मस्से जो है पाम्स ऑफ हैंड्स पे अगर हो गए हैं तो आप नाट्रोम्यूर ज़रूर लीजिएगा। आइए फीवर सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। चिल बिटवीन 9 एंड 11 AM, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है 9 एंड 11 AM के बीच। हीट, वॉयलेंट थर्स्ट, हीट के दौरान बहुत ज़्यादा जब बहुत गर्मी महसूस होती है तो उस समय बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, इंक्रीजेज विद फीवर, तो ये हीट जो, ये थर्स्ट जो है, वो प्यास जो है वो फीवर के साथ साथ बढ़ता है। वेरी मार्क्ड हाइड्रेमिया इन क्रॉनिक मलेरियल स्टेट्स विद वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सेट्रा। हाइड्रेमिया यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ब्लड में स्टोर होता है क्रॉनिक मलेरियल स्टेट में, जब मलेरिया हो गया होता है उस समय। उसके साथ ही कमज़ोरी बहुत लगती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और एपेटाइट जो है लॉस हो जाता है, मतलब भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। स्वेट्स ऑन एवरी एक्सर्शन, थोड़ा सा भी काम करने से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलती रहे। पूरी जानकारी देखने के लिए थैंक यू सो मच।